सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग क्लास एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। मैं पीछे भी 3 क्लास ले चुका हूँ। मैं शुरुआत किया है हीट और टेम्परेचर से, जिसका बेसिक्स मैं आपको सबसे पहले क्लियर करते चल रहा हूँ। अब आइए आज हम देखेंगे एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को कि एनामोलस एक्सपेंशन होता क्या है। तो आइए समझते हैं पहले इसको पूरे के पूरे आसान शब्दों में। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं किसी लिक्विड की बात कर रहा हूँ, अब वाटर आपका क्या है, तो वाटर यहाँ पर लिक्विड है। अब लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसको हीट देंगे, तो हीट देने से इसमें एक्सपेंशन होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम कूल करते हैं, तो कूल करने पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम एक सर्टेन टेम्परेचर पर देखें, अब वो टेम्परेचर कितना होगा वो तो बाद में समझेंगे। लेकिन अगर पानी के बिहेवियर को अगर हम देखें एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो अगर हम पानी को धीरे-धीरे कूल करना चालू करें, मैंने क्या बोला कि हम अब पानी लिए हैं, ठीक है? पानी को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है और अब ग्रेजुअली हम इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली कूल कर रहे हैं, तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस, 7, 5, 6, अब हम उसके बाद जो है इस तरह से 4 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर भी जब हम कूल कर रहे हैं, तो जो जनरल बिहेवियर पानी का शो होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे कुछ हरकत होना चालू हो जाता है। वहाँ पर डिक्रीज़ होने के बजाय, यानी कूलिंग पर जो पानी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय पानी एक्सपैंड होने लगता है। पानी क्या होने लगता है? एक्सपैंड होने लगता है। अब एक्सपैंड होने लगा यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस मुझे एक तापमान मिला। वो कैसा तापमान बना? तो वो ऐसा तापमान बना जिस पर जो पानी है उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। फिर से मैं बोलता हूँ आपको, मैंने क्या बोला कि 4 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिस पर पानी का वॉल्यूम मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि मैंने बोला ना कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटने के बजाय वो क्या कर रहा है, बढ़ने लग रहा है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस है वहीं तक ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ पानी, उसके बाद तो बढ़ रहा है, तो यानी वॉल्यूम क्या हो गया? मिनिमम हो गया। तो मिनिमम वॉल्यूम होने से अब डेंसिटी में क्या बदलाव आएगा? तो देखिए, अब हमको पता है क्या कि जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम मिनिमम हो गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होना और जो डेंसिटी है उसका मैक्सिमम होना, क्यों? देखिए, बी की मिनिमम वैल्यू को आप रखेंगे तो बी जितना ज़्यादा छोटा होगा, डेंसिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो यानी कि डेंसिटी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया और यही बिहेवियर वाटर का एनामोलस बिहेवियर कहलाता है या फिर एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहलाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल बेसिक्स और एडवांस रूप में भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या देखेंगे? अब इससे संबंधित हम ग्राफ लेंगे। अब हम इससे संबंधित क्या बनाएँगे? तो इससे संबंधित हम ग्राफ को लेंगे। अब अगर हम ग्राफ को लेते हैं और ग्राफ को खींचते हैं, तो देखिए ग्राफ किस तरह से बनेगा जो आपके एग्ज़ाम में भी एज़ इट इज़ पूछा जाता है। तो अगर मैं पेन को कलर को कर देता हूँ ब्लैक और यहाँ पर देखिए अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ मुझे किसके-किसके बीच में प्लॉट करना है, एक एक एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर रखा है और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम रखा है। तो मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर लिया है तो मुझे तो स्पेसिफिक कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो मुझे जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो 4 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर शुरुआत में क्या हो रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो घट ही रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा था। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का बिहेवियर कैसा था, ये घट रहा था। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो ग्राफ है वो किधर चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया। यानी ये कंटिन्यूएशन का सिंबल हो गया। तो यानी कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे-जैसे ये ऊपर था, उसका बिहेवियर तो एज़ इट इज़ रहेगा ना। यानी कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा, पानी एक्सपैंड होता चला जाएगा। इसीलिए यानी कि वॉल्यूम को मैंने एक्सपैंड कर दिया। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस वो तापमान बना, जहाँ पर पानी का बिहेवियर कुछ अलग शो होने लगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड होना चालू हो गया। तो ये थी संबंधित बातें। अब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो एनामोलस एक्सपेंशन को किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, तो आपको उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी नहीं याद रखना और मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। उसको बोला जाता है होप एक्सपेरिमेंट। होप साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपसे इससे आपका ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिंपल
एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखना था। तो ये आपने देखा किसके टर्म्स में ग्राफ देखा, आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में ग्राफ देखा। अब आपको एक और ग्राफ देखना पड़ेगा जो किससे संबंधित होगा, डेंसिटी और टेम्परेचर से। तो आइए प्लॉट करते हैं हम डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में अब ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए, अब मेरे पास इधर क्या दिया हुआ है, इधर तो टेम्परेचर ही है और इधर मेरे पास क्या है, तो इधर मेरे पास डेंसिटी दिया हुआ है। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, शुरुआत में जब पानी मैंने लिया था तो डेंसिटी क्या हो रहा था, 4 डिग्री। अब यहाँ पर मैं 4 डिग्री सेल्सियस को खींच लेता हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। अब मैंने ये 4 डिग्री सेल्सियस ले रखा है ताकि मुझे पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। तो यहाँ मैंने 4 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो शुरुआत में अभी ये क्या हो गया कि जैसे-जैसे पानी जो है, पानी को कूल करते गए और 4 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गया। रो की वैल्यू कितनी हो गई, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो गई। अब उसके बाद डेंसिटी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अब ग्राफ को डाउनवर्ड की ओर खींच दिया। तो ये मेरा किसका ग्राफ बन गया, तो ये मेरा बन गया डेंसिटी का ग्राफ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो टेम्परेचर से संबंधित, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर से संबंधित इतनी सारी डिटेल थी जो आपको दिमाग में रखनी थी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको लिक्विड से भी संबंधित बातें पढ़ा दी, अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। अब आपको क्या पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। गैसेस का थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो इसमें आपको 2 ही टर्म देखना है, यानी कि 2 ही तरह का एक्सपेंशन होता है गैसेस में। एक को बोलते हैं वॉल्यूम कोएफिशिएंट, पहले का नाम क्या है, तो पहले का नाम है वॉल्यूम कोएफिशिएंट और जो दूसरे का नाम है उसका नाम है प्रेशर कोएफिशिएंट। तो दोनों को आपको याद रखना है कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट 2 टर्म है जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। आइए जानते हैं पहले वॉल्यूम कोएफिशिएंट के बारे में। अब वॉल्यूम कोएफिशिएंट होता क्या है, ये जान लीजिए। देखिए, वॉल्यूम कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जब भी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो मेरा, अच्छा 3 टर्म मानते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है मेरे पास, ओरिजिनल वॉल्यूम वी 0 मैंने मान लिया है, अभी मैं लिख भी दूँगा, और डेल्टा टी मेरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम होगा पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यही मेरा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब हम इसको डिनोट कर देते हैं गामा वी से। अगर मैंने इसको गामा वी से डिनोट किया तो मैंने आपको इसका सिंपल डेफिनेशन क्या बताया, तो मैंने बोला कि जो गामा वी है वो क्या है, अगर मेरे पास 3 टर्मिनोलॉजी है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा। डेल्टा वी मेरा क्या है, तो डेल्टा वी मेरा इंक्रीज इन वॉल्यूम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर चेंज इन वॉल्यूम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। उसी तरह से अगर मैं डेल्टा टी बोलूँ तो ये मेरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, और साथ ही साथ अब अगर मैं भी बोलूँ तो ये मेरा क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो अब हम आपको पहले भी पढ़ाते आ रहे हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट क्या होता है। तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट होता है जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम होता है, यानी कि डेल्टा वी पर यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम और पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी। यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा कहलाता है वॉल्यूम कोएफिशिएंट। और इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं, तो गामा पढ़ते हैं। तो गामा वी आपका क्या है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट है। अब अगर वॉल्यूम कोएफिशिएंट की बात करें हम, तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट को देखेंगे तो आपको इसका, देखिए, अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ये भी मीटर क्यूब होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिग्री केल्विन होगा या फिर डिग्री सेल्सियस होगा। तो यानी कि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, तो ये क्या बचा, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसका भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरे टर्म पे चलते हैं, तो दूसरा मेरा था प्रेशर कोएफिशिएंट। अब दूसरा मेरा क्या था, प्रेशर कोएफिशिएंट। तो प्रेशर कोएफिशिएंट क्या होता है, जब मैंने क्या कहा था, जब मैंने वॉल्यूम कोएफिशिएंट पढ़ाया था तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये घटनाएँ हो रही थी। अब जैसे ही प्रेशर ले लूँगा, अब इसको आप डिनोट कर सकते हैं। अब आपको मैं बोलूँ कि इससे, इसको आप किससे डिनोट करेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा, गामा पी से डिनोट किया जा रहा है। अब मैंने प्रेशर कोएफिशिएंट देखा, तो जब वॉल्यूम लिया था तो कांस्टेंट प्रेशर था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अब उल्टा चलेगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अब अगर मैं मानता हूँ कि मेरा डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है
उसी तरह से P0 मेरा ओरिजिनल प्रेशर है और जो मेरा डेल्टा T है राइजिंग टेम्परेचर है। तो कोएफ़िशिएंट प्रेशर कोएफ़िशिएंट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ही क्या कहलाता है? मेरा प्रेशर कोएफ़िशिएंट कहलाता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मेरा डेल्टा P क्या है मेरा चेंज इन प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर मैंने क्या लिया? डेल्टा P। उसी तरह से मैंने P0 को क्या लिया? ओरिजिनल प्रेशर ले लिया। तो ओरिजिनल प्रेशर P0 है और जो मेरा डेल्टा T है वो तो राइज़ इन टेम्परेचर ही रहेगा। तो देखिए, अब मैंने क्या इसको समझाया फिर से बोलता हूँ, तो गामा P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेंज इन प्रेशर डेल्टा P था, उसी तरह से ओरिजिनल P0 था और जो राइज़ इन टेम्परेचर है या चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है आपका? डेल्टा T है। तो यानी कि चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मेरा क्या कहलाता है? प्रेशर कोएफ़िशिएंट। लेकिन किस पर? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब इसको भी मैं बार-बार दिखाऊँगा नहीं कि इसका भी जो यूनिट होगा या तो केल्विन होगा या फिर पर डिग्री सेल्सियस होगा, यानी केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए, इतनी बातें अब आपने पढ़ ली। अब अगर मैं इससे संबंधित आपसे जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, तो आपसे 2-3 आपको एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं इससे संबंधित। तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। अब अगर एग्ज़ाम्पल समझाने चलूँ तो इमेज ले लूँ तो मैं आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। समझिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल थर्मल एक्सपेंशन के जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, जो पहला एग्ज़ाम्पल है, आपके सामने ये दिख रहा होगा पहला एग्ज़ाम्पल, एक नल से पानी को गिराया जा रहा है और यहाँ पानी कैसा है? तो ये गर्म पानी है और ये ग्लास का बॉटल है, काँच का बॉटल है। तो ये आपको एग्ज़ाम्पल याद रखना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर आपका जो ग्लास का कोई बॉटल है और उसमें जो है ग्लास स्टॉपर, यानी उसको मान लीजिए बंद करने के लिए ढक्कन लगाया, अगर वो जाम हो गया है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो आप सीधा-सीधा उस पर गर्म पानी या हीट देकर भी आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक? तो ये हो गया पहला एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन का, पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है, ठीक है? पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है, दोनों पटरियों के बीच में आपको स्पेस दिया जाता है। उसी तरह से जो थर्मल एक्सपेंशन का तीसरा एग्ज़ाम्पल है वो है ट्रांसमिशन केबल। अब अगर ट्रांसमिशन केबल आपको दिखा दूँ, तो ये दिख रहा होगा आपको ट्रांसमिशन केबल। अब ट्रांसमिशन केबल में आप क्या देखेंगे कि जैसे मैंने बताया, ये तो सॉलिड है ना, ये सारी चीज़ें तो सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, जो आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो तार क्या है? गर्मी के दिन में आप देखेंगे कि पहले तो तार को लूज़ रखा जाता है, लेकिन जब आप गर्मी के दिन में देखेंगे तो गर्मी के दिन में मैंने क्या बताया, सॉलिड्स या फिर लिक्विड जो भी है वो क्या करेगा? एक्सपैंड करना चालू होगा और जो ठंड के दिन में है वो सिकुड़ना चालू होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बार टाइट होगा और एक बार लूज़ होगा। तो बाकी चीज़ों पे फ़र्क ना पड़े, यानी तार टूटे नहीं या फिर तार लटके नहीं, तो ऐसा सेटअप किया जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, है ना? तो इसीलिए ट्रांसमिशन केबल को जो है टाइटली फिक्स नहीं किया जाता है पोल्स के बीच में। ये बात आप याद रखिएगा। तो अब ये अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस पर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर कि वाटर जो है कोएग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि तीनों के तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि आइस की बात कर रहे हैं, वाटर की भी बात कर रहे हैं और तीसरा वेपर की भी बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखूँ तो मैं अपने आप को पहले हटा लेता हूँ, उसके बाद आप देखिए कि ट्रिपल पॉइंट क्या है? तो द वैल्यू ऑफ, यानी कि क्या है? वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है, ये भी मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझा दूँगा। तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच वाटर क्या करेगा? कोएग्जिस्ट करेगा। एट विच वाटर कोएग्जिस्ट, किस चीज़ में कोएग्जिस्ट करता है? तो मैंने बताया आपको कि कोएग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में। इन इक्विलिब्रियम और किसमें? इक्विलिब्रियम इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर, इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब वो मैटर क्या-क्या होता है? तो मैटर आप लिख लीजिए, 3 ही चीज़ होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि आइस बनेगा, उसी तरह से लिक्विड बनेगा और साथ ही साथ तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गैस के फॉर्म में वाटर वेपर की तरह बिहेव करता है। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। अब जो टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट पर, याद रखिएगा, जो मेरा टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट पर वो कितना होता है? तो इसकी वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
0.01 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे ये केल्विन में भी पूछा जा सकता है, तो 273 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 273.16 डिग्री केल्विन। उसी तरह से जो ये प्रेशर होता है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक यानी एटीएम में नापा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके 0.006। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से अगर एमएम ऑफ मरकरी में देखेंगे तो ये होता है 4.58 एमएम ऑफ मरकरी। तो याद रखिएगा, कुछ भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से हर चीज़ बता रहा हूँ। अब आइए, अब अगर हम ग्राफ को देखते हैं, अब अगर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ग्राफ को देखते हैं तो क्या हुआ। अब इसमें दो टर्म लेंगे हम। मैंने बताया कि मेरे पास एक होगा टेम्परेचर और दूसरा मेरे पास होगा प्रेशर। तो अब यहीं पर एक पॉइंट मिलेगा, तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ आपको। एक आपको यहाँ से मैं प्रेशर की वैल्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर की वैल्यू ले लेता हूँ। तो टेम्परेचर को अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में रखा है तो 0.01 यहाँ पर लेते हैं, और प्रेशर को एटीएम में ले रखा है तो यहाँ पर 0.006 एटीएम। तो आप जब भी एग्ज़ाम में देखेंगे, देख लीजिएगा कि एग्ज़ामिनर ने किस में सेट किया है, एमएम ऑफ मरकरी या फिर एटीएम में। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। तो डिग्री सेल्सियस और एटीएम में मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा इस बात को। तो अब देखिए, अब वो पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो मेरे पास एक पॉइंट मिलेगा इस जगह पर, और इधर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाएगा। तो इसी यहाँ पर अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 3 चीज़ें एग्ज़िस्ट होंगी, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए, जब हम ग्राफ को अलग-अलग खींचते हैं तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया लाल रंग से। अब दूसरा जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको हरे रंग से। तो हरा रंग से मैंने ये इसको आगे बढ़ा दिया, ये इस तरह से। और तीसरा मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो यानी कि अब 3 फेज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक हो गया आपका सॉलिड, तो ये पार्ट आपका बना सॉलिड। दूसरा पार्ट आपको हरा था तो मैं हरा कर देता हूँ, और ये बन गया आपका लिक्विड। तो ये सेक्शन जो है ये लिक्विड है, और तीसरा पार्ट आपका लाल रंग से लिख देता हूँ जो हो जाएगा आपका गैस। तो ये था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इस इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है ट्रिपल पॉइंट से संबंधित। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 0.01 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको याद रखना है। यही ट्रिपल पॉइंट से संबंधित बातें थी जो आपको दिमाग में रखना है। ये बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ और चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ा तो रखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फिर से रिवाइज़ कराते चलता हूँ। अब देखिए, आपको फ़ॉर्मूले बेस्ड भी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल तभी बना पाएँगे जब आपको फ़ॉर्मूला पता होगा। तो अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आपको स्पेसिफिक हीट। अब मैं स्पेसिफिक हीट आपको पढ़ा भी चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ। तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है? अब मैं डायरेक्टली फ़ॉर्मूला के टर्म में आपको चलता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट किसी भी सबस्टेंस का वह अमाउंट ऑफ हीट होता है, रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस का बाय यूनिट डिग्री, यानी 1 डिग्री सेल्सियस और या फिर 1 डिग्री केल्विन से जब हमको किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो उसके लिए कितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये मेरा स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसको सी या एस से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पीछे लिखा रखा है, इसलिए अब बार-बार नहीं लिखाऊँगा। अब सी और एस से डिनोट करते हैं तो इसका यूनिट भी मैंने फिर से लिख देता हूँ। तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या यहीं पर लिख देता हूँ पर डिग्री केल्विन भी होता है। तो आप इसको कई बार एग्ज़ाम्स में आपको ऐसा लिख के आता है जूल पर केजी, यानी कि इस तरह से डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन। तो आपको दोनों में से जो दिखे आप उसको टिक कर सकते हैं। तो अब आपको इसका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था। अब इसका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला कितना होता है, तो मैं लिख देता हूँ फिर से। पीछे मैंने डिटेल में बताया था कि इसका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला कैसे बनता है। अभी मैं आपको सिर्फ़ रिवीज़न करा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा रहे। तो ये हो जाएगा L2 उसी तरह से, क्योंकि लेंथ है ना, तो जूल पर केजी कैसे आएगा, तो L2 T का पावर आपको याद रखना है -2, और T का पावर हो जाएगा ये -2, और ये फिर से मैं लिख देता हूँ T की जगह पर। ये हो गया T का पावर आपको -2, और साथ ही साथ आपको थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा की वैल्यू होती है -1। तो ये आपको डायमेंशनल फ़ॉर्मूला भी याद रखना है स्पेसिफिक हीट का। अब
स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर और सबस्टेंस पे। तो यानी कि ज़ाहिर-सी बात है एस की वैल्यू या सी की वैल्यू हर सबस्टेंस के लिए अलग-अलग होगी, ठीक है? तो यानी कि एस होता क्या है, तो एस बराबर होता है हीट पर यूनिट एम इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा एस कितना होता है क्यू पर यूनिट एम इंटू डेल्टा टी। अब याद क्या रखना है आपको? तो याद रखना है कि एस की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है या फिर सी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, मैंने पहले भी लिखा रखा है, तो ये होता है 4180। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो जूल पर केजी केल्विन। तो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो ये बातें आप याद करते चलेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने बता दिया। अब मैंने ये भी समझाया था कि हाइड्रोजन के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। मैंने ये बात पहले से ही बता रखा है, वो कितना होता है, थ्री 3.5 होता है। क्या बोला मैंने कि एस जो होता है हाइड्रोजन के लिए, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.5 होती है। अब आपसे सीजीएस में भी पूछ सकता है और साथ ही साथ आपको एसआई में भी पूछ सकता है। तो अब अगर 3.5 जो वैल्यू है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। वहीं अगर वाटर के लिए पूछा जाए, वाटर के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा सीजीएस यूनिट में, तो आप कितना लिखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इस बात को। तो दोनों भी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो अब मैक्सिमम आपने पढ़ लिया, अब मिनिमम भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो रेडॉन और एक्टिनियम के लिए सबसे कम होता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट मिनिमम किसके लिए होता है? तो ये होता है आपको रेडॉन के लिए और साथ ही साथ एक्टिनियम के लिए। तो ये बात भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब चूँकि आपको इससे संबंधित सीजीएस यूनिट ही पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 0.022 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि स्पेसिफिक हीट जो सबस्टेंस का होगा वो डिपेंड करेगा आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस पर भी। जैसे आइस की बात करें तो आइस के लिए वैल्यू कितनी होती है स्पेसिफिक हीट की, तो आइस के लिए भी मैं लिखता चलूँ। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को हटा देता हूँ। अब दिखने लगेगा। तो अब अगर मैं आइस के लिए बात करूँ तो आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये आपके होते हैं 0.5। तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब उसी तरह से आइस के लिए आपने देख लिया, तो आपसे वाटर के लिए भी मैंने लिखा दिया है। अब स्टीम के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो स्टीम के लिए इसकी वैल्यू भी आप याद रखेंगे। तो स्टीम की इसकी वैल्यू होती है 0.47, 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आपको इसी में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इसी में लिखा रहा हूँ, यानी कि सीजीएस यूनिट में लिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करके अपने से भी लिख सकते हैं एसआई यूनिट में भी। तो एसआई यूनिट में मैं केवल अब वाटर का मैंने आपको लिखवा ही दिया है कि 4186 जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है आपसे। साथ ही साथ आइस का अगर आप जानना चाहते हैं तो ये होता है आपका 2060। याद रखिएगा 2060 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। याद रखिएगा ये इतना होता है। अब जो है गैसेस में 2 तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको? मैंने बताया कि गैस में 2 तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं। गैस के पास 2 टाइप के स्पेसिफिक हीट होते हैं, 2 टाइप्स के स्पेसिफिक हीट। कौन-कौन से? अब उनके नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। तो उनके नाम होते हैं सीपी और सीवी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि सीपी हो गया और ये हो गया आपका सीवी हो गया। यानी कि इसको अगर मैं नाम दूँ तो ये क्या है? तो ये है आपका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ठीक है? किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लीजिए, अगर आपको पूरे डिटेल में लिखना है तो आप लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कितने पर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और साथ ही साथ अब सीपी क्या है आपका? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी मैंने आपको बता दिया सीपी और सीवी। अब सीपी और सीवी के लिए कुछ फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं मेयर्स फ़ॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको?
मेयर्स फार्मूला होता है। तो मेयर्स फार्मूला क्या होता है? तो ये सीपी और सीवी का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, तो ये क्या कहलाता है? ये आर के बराबर आता है। और आर क्या है दरअसल? तो आर है आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने पढ़ रखा होगा, तो ये होता है 8.314। अब इसकी वैल्यू भी लिख ही लीजिए 8.314। साथ ही साथ इसका जो यूनिट होगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। अब म सॉरी, अब मेयर्स फार्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है? जिसको कि रिलेशन कहते हैं, और ये किसके लिए है? ये है, इसी को बोलते हैं फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या है आपका? मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए ये दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मेयर फॉर्मूला आपने तो बता दिया, पर मोलर स्पेसिफिक हीट आपने नहीं बताया क्या होता है। तो समझ लीजिए, मोलर स्पेसिफिक हीट मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए होगा, पर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ कि मोलर स्पेसिफिक हीट को होता क्या है। ये अमाउंट ऑफ हीट होता है, यानी कि जहाँ पर मैं आपको क्या बताता था, मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या फिर 1 केजी की मैं बात करता था। अब उसी केजी को दूसरे यूनिट में हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से जब रेज़ करेंगे या 1 केल्विन से रेज़ करेंगे, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरा मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है ना? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? यानी कि जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब हमको 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से राइज़ करना होगा अपने टेम्परेचर को, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरा क्या कहलाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो मेयर्स फ़ॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। क्या बोला मैंने? कि अब मेरे पास स्पेसिफिक हीट की एक रेशियो होती है। तो स्पेसिफिक हीट की रेशियो क्या कहलाती है? तो स्पेसिफिक हीट की रेशियो जो है, इसको बोला जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। अब ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता क्या है? तो एडियाबैटिक इंडेक्स को गामा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर जो रेशियो आता है, यही मेरा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है, या फिर स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है। अब जो गामा होगा, अब ये जो आपका गामा है यानी कि एडियाबैटिक इंडेक्स, ये किस पर डिपेंड करता है? ये भी आपको कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपको एटॉमिसिटी ऑफ गैस पर। किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। अब एक टर्म आ गया यहाँ पर, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ गैस को अब आपको डेफिनिशन पता होना चाहिए। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस में, यानी कि जो भी गैस आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। क्या बोला मैंने? कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब चूंकि गैस अलग अलग होगा ना, तो इस गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये मेरा क्या कहलाता है? ये मेरा कहलाता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस कहलाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक मेरा क्या है? तो अगला टॉपिक है मेरा हीट कैपेसिटी। समझते चलिए, नोट करते चलिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। अब आइए समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी का वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसको कि हमको टेम्परेचर को रेज़ करना होता है किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से। मैं ये बता चुका हूँ। आपको लिखना है तो मैंने बोल भी दिया है, आप लिख सकते हैं, पहले मैंने लिखवा के भी रखा है। अब मैं सीधा-सीधा हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, और डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है मेरे पास एमएस इंटू डेल्टा टी, यही तो इसका डेफिनेशन है। साथ ही साथ अब एम क्या है आपके पास? तो जो डेल्टा क्यू है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देता हूँ, अब अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी?
मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि थर्मल कैपेसिटी जो बॉडी का होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। और इसका यूनिट भी क्या होता है, तो जूल पर केल्विन होता है या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होता है। ठीक है, या फिर अगर सीधा-सीधा जूल पर डिग्री सेल्सियस ना लिख के कैलोरी में लिख के आ जाए तो जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आपको एग्ज़ाम में लिख कर आ सकता है। मैं जब न्यूमेरिकल बताऊँगा तो मैं कभी ऐसा कभी वैसा क्यों लिखता हूँ ये आपको समझाऊँगा वहाँ पर बहुत डिटेल में। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए समझते हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अब अगला टॉपिक मेरा क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। अब वाटर इक्विवेलेंट समझिए क्या होता है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है जिसका थर्मल कैपेसिटी सेम है और वही सेम है किसके बराबर, जो हीट कैपेसिटी बॉडी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। संधि में इक्विवेलेंट लगा हुआ है यानी कि जो थर्मल कैपेसिटी होता है वो बराबर होता है उस क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए जो बॉडी के हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। अब इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से और जो डब्ल्यू होता है वो होता है एम इंटू एस। अब मास हो गया और साथ ही साथ एस आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, यानी कि डब्ल्यू क्या है, सिंपल सिंपल, तो डब्ल्यू मेरे पास वाटर इक्विवेलेंट है जो कि क्या बताता है आपको, हीट कैपेसिटी को बताता है। किसके हीट कैपेसिटी को बताता है, तो बॉडी के हीट कैपेसिटी को बताता है। सिंपल लाइन में याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, डिनोट करते हैं डब्ल्यू बराबर एम एस से, और इसको किसमें शो करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ग्राम हो जाएगा। याद रखिएगा, यूनिट ग्राम। अब यूनिट ग्राम का मतलब क्या हो गया, अब यूनिट ग्राम का मतलब हो गया यानी कि 1 किलोग्राम की बात की जा रही है या फिर 1 ग्राम की बात कर की जा रही है, चाहे कैलोरी कैलोरी सॉरी, चाहे आपसे एसआई यूनिट में पूछा जाए या फिर सीजीएस यूनिट में पूछा जाए, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो मेरा है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मैंने बहुत डिटेल में पीछे समझा रखा है। यहाँ सिंपल मैं बताऊँगा आपको लैटेंट हीट के बारे में। तो लैटेंट हीट क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि टेम्परेचर सेम होता है और जो मेरा फेज है केवल उसमें बदलाव होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब इसको मेजर किस में करते हैं, तो इसमें हम मेजर करते हैं जूल पर केजी में। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट, और अगर आपसे सीजीएस यूनिट पूछेगा तो कैलोरी पर ग्राम कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा सीजीएस यूनिट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी मैंने समझा रखा था और साथ ही साथ वेपराइजेशन भी समझा रखा था, और सारी वैल्यूज़ भी मैंने लिखवा रखा था, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको एक बार फिर से। तो अब अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूज़न में आपको आइस ही फ्यूज़ करेगा, तो आइस का सवाल आपसे पूछा जाता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। आपसे सवाल पूछा गया है डायरेक्टली कितनी वैल्यू होती है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। लेकिन आपसे जूल पर केजी में पूछ दिया जाएगा, तो ये कितना होता है, तो 3.33 इंटू 10 का पावर 5। अब जूल पर केजी में आप इसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन भी बताया था मैंने, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन की भी बात मैंने की थी। तो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन की वैल्यू कितनी होती है, किसके लिए, वेपर किसका बनेगा, तो वाटर का बनेगा। अब वाटर से जब वेपर बनेगा तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, तो अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूँ, तो ये होता है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। और अगर मैं उसी तरह से ये आपका एसआई है और ये आपका सीजीएस है। तो यानी कि अब अगर मैं एसआई में बात करता हूँ, तो एसआई में अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा तो कितनी लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 22.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी। याद रखिएगा, ये सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। अब देखिए समझते हैं थोड़ा-सा लैटेंट हीट को और आपको अच्छे से समझा दें। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर मा भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप जल जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का जलन, पानी का जलन और स्टीम की जलन की बात करता हूँ मैं। तो स्टीम से जला हुआ ज़्यादा पेनफुल होता है वनस्पत कि आप बॉइलिंग वाटर से जले हों, जबकि टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीम कन्वर्ट होता है वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर जो हीट निकलता है वो 536 कैलोरी निकलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है हीट का वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। किसके केस में? स्टीम के केस में। इसीलिए
स्टीम से व्यक्ति ज़्यादा जल जाता है, वनस्पत की वो गर्म पानी से जले सेम टेम्परेचर पे। वहीं अगर मैं स्नोफॉल्स की बात करूँ, तो जो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। अब इस कारण से इस कारण से जो जो स्नो होता है वो हीट ऑब्ज़र्व करता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और तब क्या होता है, मेल्ट डाउन होता है। इसीलिए माउंटेन्स में जब भी स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर कोई भी हो, वो अच्छा नहीं फ़ील करता है। यानी कि वो ना ही ज़्यादा कोल्ड महसूस करता है और ज़्यादा कोल्ड महसूस नहीं करता है, लेकिन जब आइस मेल्ट होने लगता है, तब वो ज़्यादा कोल्ड महसूस होना चालू करता है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से जब आप आइसक्रीम खाते हैं, तो दाँतों में क्या होता है आपको? कंपन महसूस होता है, शिवरिंग इफ़ेक्ट जिसको बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइसक्रीम धीरे-धीरे मेल्ट डाउन होता है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ऑब्ज़र्व करता है वो टीथ से, जिस कारण से ये शिवरिंग होता है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो इतनी सारी एग्ज़ाम्पल्स को मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब समझते हैं अगला टॉपिक अपना। तो अगला टॉपिक है अपना जूल्स लॉ। आप याद रखेंगे जूल्स लॉ क्या होता है। तो जूल्स लॉ का मतलब होता है कि जब भी कोई हीट कन्वर्ट होता है वर्क में, या फिर वर्क हीट में कन्वर्ट होता है, तो जो रेशियो होता है वर्क और हीट का वो कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने कि जूल्स लॉ क्या बताता है? तो जूल्स लॉ ये बताता है कि जब भी मेरा, क्योंकि हीट से ही हम वर्क लेंगे ना, आप देखिए ना, इस हीट हीट का मतलब क्या हो गया? स्टीम से हीट निकलेगा तो इंजन चलने लगेगा, इसी की बात हो रही है। तो अगर हम हीट से वर्क में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वर्क से अगर हम हीट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या बताएँ कि अगर इन दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं, वर्क और हीट का, मैंने क्या बोला कि अब अगर मैं वर्क और हीट का, या फिर हीट और वर्क का अगर मैं रेशियो लेता हूँ, तो वो रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू को देगा। यानी कि यही कहलाता है जूल्स लॉ। यानी कि जे की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इसको लिखूँगा मैं W/Q, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल में हमेशा काम आएगा। अब जे क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। अब इसी जे की वैल्यू कितनी होती है? अब इस जे की वैल्यू होती है 4.2, 4.2 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी लिख लीजिए। तो यही होता है आपका जे का वैल्यू। तो इतनी बात अब आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो आशा करते हैं कि जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाई, देखिए मैंने आपको बहुत कुछ आज पढ़ाया है, तो इन बातों को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। डायरेक्टली आपको इनसे क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी जब कराना चालू करूँगा तब। तो पहले मैं आपको एक बार पूरी तरह से थ्योरी पढ़ा लूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलेंगे और एमसीक्यू सेक्शन पे भी चलेंगे। तो इन बातों को नोट करते हुए चलिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।